हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 के अंदर, उन सभी के पास बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों, एनसीवेब के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो पांचों यूनिट आपके सिलेबस में दी गई हैं, वो पांचों यूनिट काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। एक एक कंसेप्ट आपको जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा, साथ में आपको समझाऊंगा भी और उनके क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जो किया गया इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ का। जो ये नोट्स हैंगे, ये मेरी खुद की बनाई हुई बुक हैगी, एक टेक्स्ट बुक हैगी आप लोगों के लिए, सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो, सोल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसे परचेज कर सकता है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 199 रुपीज की है। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपको नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बुक परचेज करने के लिए आप मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो टेलीग्राम का लिंक है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। आप चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। देखिए, आ जाएगा वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ कंपनी से अपना कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे पहले का जो भी कंटेंट है वो वीडियो के पार्ट नंबर 1 में मैंने कवर करवा दिया है, वो चैनल पर अपलोड हो रखा है। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी। आ जाएगा हमारा पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हमें देखना है टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो पहली कंपनी हैगी वो हैगी प्राइवेट कंपनी। A private company can be formed by merely two person by subscribing their name to the memorandum of association। प्राइवेट कंपनी कैसे फॉर्म की जा सकती है? कोई भी दो मेंबर, कम से कम दो मेंबर का होना जरूरी है। दो मेंबर मिलकर अपना नाम मेमोरेंडम में मेंशन करेंगे और वो कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय इट्स आर्टिकल। जो ये प्राइवेट कंपनी होती है, इनमें कम से कम 1 लाख रुपए की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए और मैक्सिमम वो कितनी भी हो सकती है जितनी बता रखी हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और जिसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो क्या करता हो, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। इन कंपनीज के अंदर शेयर्स को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉई मेंबर और पास्ट एम्प्लॉई मेंबर प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन अ कंपनी ज्वाइंटली, दे शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ द डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। जिसके आर्टिकल में क्या क्या चीजें मेंशन हो, ना तो वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकें, जिसमें लिमिट और मेंबर्स पर कि 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी के अंदर। लेकिन इन 50 की गिनती में हम किन किन को इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर कोई एम्प्लॉई है वो मेंबर है तो उसे इन मेंबर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई एक्स एम्प्लॉई है, मतलब पहले हमारा एम्प्लॉई था तब उसके पास शेयर थे कंपनी के, अब वो एक्स एम्प्लॉई हो गया है तो उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर एक से ज्यादा मेंबरों ने एक शेयर होल्ड कर रखा है तो उनको सभी को एक ही मेंबर ट्रीट करा जाएगा, अलग अलग मेंबर ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऐसे करके 50 मेंबर होने चाहिए। और क्या हो, प्रोहिबिट एन इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर एंड डिबेंचर। कोई भी पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक में से कोई भी पर्सन आके इनके शेयर्स को ना खरीद सकता हो, ना इनके डिबेंचर्स में पैसा लगा सकता हो। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर डायरेक्टर और देयर रिलेटिव। ना ही वो किसी और पर्सन से डिपॉजिट ले सकती है कंपनी अपने मेंबर्स के अलावा, अपने जो डायरेक्टर होते हैं और जो उनके रिलेटिव है इनके अलावा किसी और मेंबर से डिपॉजिट नहीं ले सकती है, मतलब पर्सन से डिपॉजिट नहीं ले सकती। तो जो भी ऐसी कंपनी होगी उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम प्राइवेट कंपनी का नाम देते हैं। सेकंड टाइप की आती है हमारी पब्लिक कंपनी। क्या होती है, तो आप पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो उसे हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जिसकी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो वो भी एक डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाती है। ठीक है। Section 12 prescribe the number of share of minimum number of member are 7 who have to subscribe their name to memorandum of association, but there is no restriction with regard to maximum number of member of a public company।
सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम मेंबर होंगे किसी पब्लिक कंपनी में वो 7 मेंबर होने जरूरी हैं। 7 से अगर कम मेंबर हैं तो पब्लिक कंपनी फॉर्म नहीं की जा सकती। लेकिन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पर कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 7 होने जरूरी है, उस कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। The article of such company do not contain provision restricting the right of member to transfer their share। इसके जो मेमोरेंडम और आर्टिकल होता है उसके अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, इन कंपनीज के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो नंबर 1 है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ कंपनी इज 2 व्हाइल इट 7 इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर की जरूरत होती है कंपनी फॉर्म करने के लिए, जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें 7 मेंबर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर मस्ट नॉट एक्सीड 50 वेयरएज देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं, 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, उसके अंदर कितने भी मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है, इन अ प्राइवेट कंपनी द राइट टू ट्रांसफर शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड वेयर एज इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, मतलब कोई भी मेंबर किसी और को अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस व्हाइल अ पब्लिक कंपनी में थ्रू प्रोस्पेक्टस इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर और डिबेंचर। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है, जब कोई कंपनी किसी बाहर की मतलब पब्लिक से पैसा ले, मतलब जनरल लोगों से, कंट्री के जो लोग हैं उनसे पैसा ले या डिबेंचर्स में अपना पैसा इन्वॉल्व करवाए या शेयर परचेज करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी ऐसा कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसे प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज कर सकती है। नेक्स्ट है, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन व्हाइल अ पब्लिक कंपनी कैन कमेंस बिजनेस ओनली व्हेन इट रिसीव अ सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम रजिस्ट्रार। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसे जब तक रजिस्ट्रार से बिजनेस कमेंस करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, मतलब बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट ना मिल जाए, तब तक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, प्राइवेट कंपनी नीड नॉट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग बट अ पब्लिक कंपनी मस्ट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार। प्राइवेट कंपनी को किसी भी टाइप की मीटिंग होल्ड करने के लिए कोई एक तरीके से प्रोविजन नहीं दी है, लेकिन पब्लिक कंपनी को अपनी जो टाइम पीरियड होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके अंदर कुछ स्टैट्यूटरी मतलब जो लीगल मीटिंग्स होती हैं वो हेल्ड करनी पड़ती हैं, और उनकी जो भी रिपोर्ट आती है उसे रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है। Next, director of a private company may be appointed by a single resolution, but it is not so in case of a public company। प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर को हम एक सिंगल रेजोल्यूशन पास कर कर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर को इस तरीके से अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन, बट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर मस्ट रिटायर बाय रोटेशन। जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उसे हम रोटेशन से रिटायर नहीं कर सकते, मतलब उनके रिटायर होने के लिए रोटेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसके डायरेक्टर की रोटेशन होती है, और हर रोटेशन में 2/3 डायरेक्टर, 2/3 डायरेक्टर को रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका पब्लिक कंपनी क्या होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी एज एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शियली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% ऑफ शेयर कैपिटल किसने होल्ड कर रखा हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो उसके शेयर, या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या कुछ सेंट्रल के पास कुछ स्टेट के पास हो, तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी का नाम देते हैं। Central government may direct that any of the previous provision of the act will not apply to them or shall apply only with such exemption, modification and adaptation as may be notified by the government। अब जब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है तो इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। वो अपनी प्रोविजन मतलब कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है कि ये प्रोविजन इस कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है, नहीं होती है, इस मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होती है, या कुछ भी, वो सारी चीजें अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। Next, the auditor of government company shall be appointed or reappointed by central government on advice of comptroller and auditor general of India।
जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर होता है वो कैसे अपॉइंट होता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, किसकी एडवाइस के बाद? जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, सीएजी जिसे कहते हैं, उसकी एडवाइस पे इसके ऑडिटर को अपॉइंट करा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा फॉरेन कंपनी क्या होती है। तो फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कोई भी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई हो, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, बनी हुई हो, और जिसकी जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहाँ है? इंडिया के अंदर है, उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी का नाम देते हैं। Every foreign company which establish a place of business in India must within 30 days of establishment such place of business file with Registrar of Companies at New Delhi and also the Registrar of Companies of the state in which such place is of business is situated। कोई भी फॉरेन कंपनी जो बिजनेस इंडिया के अंदर स्टार्ट करती है उसे 30 दिनों के अंदर एक ऐसी प्लेस के बारे में मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ पे भी करवाना होता है जो इंडिया का मतलब जो इंडिया की कंपनीज एक्ट का रजिस्ट्रार है, जो कि न्यू दिल्ली में ऑफिस है जिनका, और स्टेट का जो रजिस्ट्रार है, दोनों के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कि हम इस कंट्री में फॉर्म हुए हैं और हम अपना बिजनेस इंडिया के अंदर इस प्लेस पर करना चाहते हैं। क्या क्या चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी उन्हें रजिस्ट्रार के पास? नंबर 1, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी एंड इफ दे आर नॉट इन इंग्लिश देन अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देयर ऑफ। अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उनका मेमोरेंडम और आर्टिकल जो होता है वो सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है मेमोरेंडम और आर्टिकल तो उसे ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश लैंग्वेज में सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा द फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसका पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा। अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड इट्स सेक्रेटरी विद फुल पर्टिकुलर ऑफ देयर नेशनलिटी, एड्रेस एंड बिजनेस और ऑक्यूपेशन। इसके अलावा जितने भी उसके डायरेक्टर हैं और जो सेक्रेटरी हैं, कंपनी सेक्रेटरी, उनकी सारी डिटेल्स, उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका बिजनेस और ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीजें भी मेंशन करनी पड़ेंगी रजिस्ट्रार के पास। उसके अलावा द नेम एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट सर्विस और प्रोसेस नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट टू बी सर्व्ड ऑन द कंपनी। अब कंपनी का बिजनेस अगर इंडिया के अंदर है तो एक या दो लोग ऐसे जरूर होंगे जो इंडिया से बिलोंग करते होंगे उस कंपनी के अंदर, तो उनकी सारी डिटेल, उनका नेम, एड्रेस, जिसके की वजह से अगर कोई भी नोटिस देना हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्ट्रार को तो वो उनके पास, किसके पास वो नोटिस देगा, वो उनका एड्रेस बताना पड़ेगा और नाम वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर द एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उस प्लेस का बिजनेस का एड्रेस बताना पड़ेगा जहां पर बिजनेस करना चाह रही है, जहां पर अपना जो ऑफिस वगैरह है या जो साइट वगैरह है वहां का एड्रेस बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि किस प्लेस पर इंडिया के अंदर उन्हें बिजनेस करना है फॉरेन कंपनी को। तो ये होती है आपकी फॉरेन कंपनी और क्या क्या डिटेल उन्हें रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हैगा वन पर्सन कंपनी। और A member may hold virtually the entire share capital of a company. Such company is known as one man company और one person company। एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर के पास कंपनी के सारे शेयर कैपिटल हो, शेयर्स हो, उस पर कंपनी को हम वन पर्सन कंपनी कहते हैं। दिस कैन हैपन बोथ इन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये कैसी भी हो सकती है, या तो प्राइवेट वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है या पब्लिक वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है। द अदर मेंबर्स ऑफ कंपनी में होल्डिंग जस्ट वन शेयर ईच। और जो बाकी के जो मेंबर है उसके हर मेंबर के पास एक शेयर जरूर होता है, एक ही मेंबर होता है और उसके पास सारे शेयर्स इस कंपनी के होते हैं। अब एक वन पर्सन कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो नंबर 1 आता है प्राइवेट कंपनी। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1C ऑफ कंपनीज एक्ट सेज दैट सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पस। इट फर्दर डिस्क्राइब ओपीसीज एज अ प्राइवेट कंपनी। कोई भी एक पर्सन ये कंपनी को फॉर्म कर सकता है और इस कंपनी को वो प्राइवेट कंपनी का नाम भी दे सकता है, ये इसका एक फीचर है। फिर सिंगल मेंबर होता है तो ओपीसी कैन ओनली हैव वन मेंबर और शेयर होल्डर अनलाइक अदर प्राइवेट कंपनी। इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है जो कि इसका शेयर होल्डर होता है। नेक्स्ट है नॉमिनी। तो अ यूनिक फीचर ऑफ ओपीसी दैट सेपरेटेड फ्रॉम अदर काइंड ऑफ कंपनी इज दैट सोल मेंबर ऑफ कंपनी हैज टू मेंशन अ नॉमिनी व्हाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। ये सबसे अलग फीचर है वन पर्सन कंपनी का बाकी सभी कंपनी से। क्या है वो कि जो भी इसका मेंबर होगा, मतलब जो सोल मेंबर होता है, उसे जब वो कंपनी बना रहा होगा, वन पर्सन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहा होगा, तो एक नॉमिनी को मेंशन करना होता है जो कि अगर मेंबर को कुछ हो जाता है तो उस केस में फिर क्या करेगी, उस केस में कंपनी को चलाएगा, तो वो कहलाता है आपका नॉमिनी। ठीक है,
अब नेक्स्ट हैगा नो परपेचुअल सक्सेशन। तो सिंस देयर इज ओनली वन मेंबर इन एन ओपीसी, हिज डेथ विल रिजल्ट इन द नॉमिनी चूजिंग और रिजेक्टिंग टू बिकम इट्स सोल मेंबर। दिस डज नॉट हैपन इन अदर कंपनीज एज दे फॉलो द कांसेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोला है, जो ओपीसी होती है उसकी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती है। मतलब अगर जो एक सिंगल मेंबर होता है इसमें अगर उसे कुछ हो जाता है तो फिर नॉमिनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कंपनी को आगे चलाना चाहता है या उसे वहीं खत्म करना चाहता है। तो ये सारा नॉमिनी के ऊपर आ जाता है। इसीलिए ये बाकी सारी कंपनियों से अलग है, क्योंकि जो बाकी सारी कंपनीज होती हैं वो परपेचुअल सक्सेशन के कंसेप्ट पर चलती हैं, जबकि ओपीसी ऐसा नहीं चलती है। नेक्स्ट है मिनिमम वन डायरेक्टर। तो ओपीसी नीड टू हैव मिनिमम 1% ऑफ द मेंबर एज डायरेक्टर एंड मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर। एक जो ओपीसी होती है उसका कम से कम एक डायरेक्टर होना कंपलसरी है और 15 डायरेक्टर तक हो सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड एनी अमाउंट एज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल फॉर ओपीसी। कंपनीज एक्ट के अंदर ओपीसी के लिए कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की अमाउंट डिफाइन नहीं की गई है। नेक्स्ट है स्पेशल प्रिविलेज। तो ओपीसी कैन एंजॉय सेवरल प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशन अंडर कंपनीज एक्ट। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, इसलिए कंपनीज एक्ट के अंदर इसे कई सारे फायदे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है वो है इलीगल एसोसिएशन। तो एनी कंपनी और एसोसिएशन और पार्टनरशिप कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस विद मोर देन 10 मेंबर or carrying on any other within business with more than 20 member that has for its object the acquisition of gain without being registered under Companies Act shall be considered as illegal association। क्या बोला है, कोई भी कंपनी इलीगल एसोसिएशन तब कहलाती है अगर कोई बैंकिंग कंपनी है वो उसमें 10 से ज्यादा मेंबर है, या फिर कोई नॉन बैंकिंग कंपनी है उसमें 20 से ज्यादा मेंबर है और वो अपना बिजनेस चला रहे हैं बिना कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाए, तो उस एसोसिएशन को इलीगल एसोसिएशन का नाम दे दिया जाता है। डिसेबिलिटीज ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन। अब उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं इलीगल एसोसिएशन के। तो नंबर 1, इट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉर कैन सी एनी मेंबर और आउटसाइडर। ना तो वो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, ना ही किसी मेंबर को स्यू कर सकती है, और ना ही किसी बाहर वाले को कोई स्यू कर सकती है, मतलब केस फाइल कर सकती है वो कंपनी। नेक्स्ट है इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एनी डेट। ना तो वो कोई डेट ले सकती है। इट हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस हाउएवर इट कैन रजिस्टर्ड एनी टाइम एंड बिकम लीगल। इसकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन वो चाहे तो अपने आप को कभी भी रजिस्टर करवा के लीगल एग्जिस्टेंस ले सकती है। नेक्स्ट है एवरी मेंबर शेल बी पर्सनली लायबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर ऑल लायबिलिटी इनकर्ड इन सच बिजनेस। जो जो इसके मेंबर होंगे इलीगल एसोसिएशन के, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है एवरी मेंबर शेल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000। हर मेंबर फाइन के लिए पनिशेबल होता है अगर कोई ऑफेंस करता है, जो कि 10,000 रुपए तक जा सकता है। और इट कैन नॉट बी बाउंड अप अंडर दिस एक्ट। और जब ये इस एक्ट के अंदर रजिस्टर ही नहीं है तो इसे बाउंड अप भी इस एक्ट के अंदर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएट कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस but which is not a subsidiary company of the company of having such influence and include a joint venture company। एसोसिएट कंपनी हम किस कंपनी को कहते हैं, जिसमें दूसरी कंपनी की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी ना हो उसकी। मतलब मान लो कोई कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, तो जो दूसरी वाली कंपनी है उसकी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है पहली वाली कंपनी पर, लेकिन जो पहली वाली कंपनी है उसकी जो दूसरी कंपनी के साथ रिलेशन है वो सब्सिडरी कंपनी की रिलेशन नहीं है, तो उस कंपनी को फिर हम एसोसिएट कंपनी कहेंगे। इसके अंदर हमारे जॉइंट वेंचर्स इंक्लूड होते हैं। अब जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसका मतलब क्या है, मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन अरेंजमेंट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है 20% या 20% से ज्यादा के शेयर होल्ड कर रखे हैं या वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है दूसरी कंपनी की, तो उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाती है। लेकिन 50% से वो पावर कम होनी चाहिए, तभी वो एसोसिएट कंपनी कहलाती है। The expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have right to net asset of the arrangement। joint venture क्या होता है, जब एक से ज्यादा पार्टीज या कंपनीज मिलकर एक वेंचर क्रिएट कर लेती हैं तो वो joint venture होता है, वो इसमें इंक्लूड होता है। Thus a company will be treated or taken as associate company and not a subsidiary if it hold 20% or more but less than 50% of share capital of another company। तो एसोसिएट कंपनी हम किसी कंपनी को कब कहते हैं, जब उस कंपनी में 20% शेयर होल्ड कर रखे हो, 20 या 20% से ज्यादा के लेकिन 50% से कम के, तो फिर उस कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है डोरमेंट कंपनीज क्या होती हैं। तो डोरमेंट मींस इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। जो डोरमेंट का मतलब होता है वो क्या होता है,
इनएक्टिव या इनऑपरेटिव, मतलब जिसका कोई भी बिजनेस वगैरह ना चल रहा हो। तो इट्स गुड टू स्टार्ट अ कंपनी फॉर फ्यूचर perspective, होल्डिंग प्रोजेक्ट एंड होल्डिंग एन एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इट इज न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय एमसीए टू इंट्रोड्यूस डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जिसका अभी करंट टाइम में कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, वो इनऑपरेटिव है, इनएक्टिव है, लेकिन वो किस लिए बनाई गई है? किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, तो उसे डोरमेंट कंपनी का नाम दिया जाता है। तो इसके देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड ऑन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, such a company or inactive company may be make an application to register in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company। अगर कोई कंपनी अभी बनाई गई है जिसका मोटिव क्या है, फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, जिसकी अभी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं, तो वो कंपनी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस गेन कर सकती है। Next, the registrar on consideration of application shall grant the status of dormant company to the applicant and issue a certificate in such form as may be prescribed to this effect। अब जब एप्लीकेशन फाइल करी है तो रजिस्ट्रार क्या है, उस एप्लीकेशन को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग अगर सही होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग देखकर उस कंपनी को डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। नेक्स्ट है द रजिस्ट्रार शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। रजिस्ट्रार को इन सभी डोरमेंट कंपनी के लिए एक अलग से रजिस्टर क्रिएट करना होता है। In case of a company which has not filed financial statement or annual return for 2 financial year consecutively, the registrar shall issue a notice to that company and enter the name of such company in the register maintained for dormant company। अगर कोई ऑपरेटिव कंपनी है लेकिन वो 2 साल तक लगातार 2 साल तक रजिस्ट्रार के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो स्टेटमेंट होती है वो फाइल नहीं करती है, तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस कंपनी को नोटिस दे देगा कि अब हम तुम्हारा नाम डोरमेंट कंपनी की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। Next, a dormant shall have minimum number of director, file such document and pay such annual fee as may be prescribed to the registrar to retain its dormant status in the registrar and may become an active on application made in behalf accompanied by such document and fee as may be prescribed। अब कोई कंपनी डोरमेंट कंपनी है लेकिन उसके लिए भी उन्हें कुछ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि इतने डायरेक्टर उस कंपनी के रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा उसे हर टाइम टू टाइम जो एनुअल फीस होती है ये स्टेटस मेंटेन करने की, वो फीस रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है द रजिस्ट्रार शैल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ डोरमेंट कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी व्हिच हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। अगर कोई कंपनी जो इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है डोरमेंट कंपनी होने के लिए, जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो उसको फेल कर जाती है कोई कंपनी, तो रजिस्ट्रार डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में से उसका नाम हटा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जिसे हम सेक्शन 8 कंपनीज भी कहते हैं वो। तो सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट विच डील्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट हु गिव परमिशन टू चैरिटेबल कंपनी और विच हैव चैरिटेबल ऑब्जेक्ट टू बी रजिस्टर्ड एज लिमिटेड कंपनी अंडर दिस सेक्शन विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। सेक्शन 8 जो इंडियन कंपनीज एक्ट का है वो इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो किसी भी ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म होना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो उस कंपनी को फॉर्म होने के लिए परमिशन दे सकती है। वो कैसी कंपनी बनेगी? एक लिमिटेड कंपनी बनेगी, उसको बिना नाम या तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कुछ भी अपने नाम के पीछे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। तो ऐसी कंपनीज को हम सेक्शन 8 कंपनीज या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं। The central government may grant license to association of people only when central government gets satisfied or provide such an association। सेंट्रल गवर्नमेंट कब लाइसेंस इशू करेगी? जब जो जो कंडीशन बताई हैं वो कंडीशन अगर वो कंपनी सेटिस्फाई कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर फॉर्म होने का लाइसेंस ग्रांट कर सकती है। अब क्या क्या कंडीशन है? तो नंबर 1 है हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। उस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? चैरिटेबल पर्पस को प्रमोट करना उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, इन सारी चीजों को प्रमोट करना उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड है इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी एंड अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। जो भी उस कंपनी का प्रॉफिट होगा या जो भी उसको पैसा रेवेन्यू आएगा वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? उन्हीं चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में उनका यूज होगा, ना कि वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
थर्ड है इंटेंट टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, और ना ही वो कंपनी अपने मेंबर्स को कोई डिविडेंड देगी। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को सेक्शन 8 के अंदर फॉर्म होने की परमिशन दे सकती है। अब द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ग्रांटेड टू अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन इफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन और एनी ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच license is issued or the affair of company are conducted fraudulently or in manner violate the object of the company or prejudicial to the public interest and without prejudice to any other action against the company under the act, direct the company to convert its status, change the name to add word limited or word private limited as the case may be to its name, and thereupon the registrar shall without prejudice to any action that may be taken under sub सेक्शन 7 ऑन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म रजिस्टर द कंपनी अकॉर्डिंगली। क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी कोई भी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस को खत्म कर सकती है जो कंपनी इस सेक्शन की प्रोविजन को फॉलो ना करे, इसकी जो प्रोविजन है उन्हें कॉन्ट्रावीन करे, मतलब उनको एक तरीके से उनके अगेंस्ट जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस खत्म कर सकती है और उस कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि अब से तुम्हें अपने नाम के पीछे प्राइवेट या प्राइवेट लिमिटेड जो कुछ पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो कुछ भी है उनके अकॉर्डिंग जैसा भी ठीक लगे वो नाम लगाना होगा। अगर वो कंपनी या तो प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करती है या कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है जो उनके ऑब्जेक्टिव है होता है सेक्शन 8 कंपनी का उससे बाहर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रजिस्ट्रार को ऑर्डर देगी कि इस कंपनी के नाम से सेक्शन 8 कंपनी से हटाकर पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट इसे कर दो। Provided that no such order shall be made unless the company is given reasonable opportunity of being heard। लेकिन ऐसा कुछ भी करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को उस कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard की एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी, मतलब उन्हें ये एक चांस देना होगा कि वो उन्होंने ऐसा क्यों करा, ये कंपनी से पूछना पड़ेगा पहले, उसके बाद ऐसा कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, next where a license is revoked under subsection 6 the central government may by order if it satisfied that it is essential for in the public interest direct that company be wound up under this act or amalgamated with the another company registered under this section provided that no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard। अगर किसी कंपनी का लाइसेंस खत्म करा जाता है सिर्फ तो क्या करा जाएगा, या तो उस कंपनी को बंद करा जाएगा या उसे अमालगमेट कर दिया जाएगा किसी और कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्टिव और पर्पस होगा। A company registered under this section shall amalgamated not only with the another company registered under this section and having similar objective। ये जो कंपनी अमालगमेट होगी वो सिर्फ उसी कंपनी के साथ अमालगमेट हो सकती है जिसका सेम ऑब्जेक्टिव होगा और किसी के साथ अमालगमेशन इसका नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमारी प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है। तो इन कंपनीज एक्ट 2013 अ प्रोड्यूसर कंपनी डिफाइंड एज अ कंपनी दैट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग प्रोक्योरमेंट grading, pooling, handling, marketing, selling and export of primary produce of its member और import of goods or service for their benefit। प्रोड्यूसर कंपनी किसे हम कहते हैं, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट, किन चीजों का जो भी उसके मेंबर हैं वो जो प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी ये सारी चीजों का चीजें करना, उनको प्रोडक्शन करवाना, उनकी हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, ये सारी चीजें करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो तो ऐसी कंपनी को हम प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं और वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए दूसरी जगहों से गुड्स को इंपोर्ट भी कर सकती है। द प्रोड्यूसर कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रोड्यूसर कंपनी को मैनेज कौन करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो मैनेज करते हैं, विच इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द कंपनी, जिन्हें कौन इलेक्ट करता है, कंपनी के मेंबर सिलेक्ट करते हैं। The board of directors has the power to make decision and take action in the best interest of the company and its member। board of director के पास पावर होती है कि वो अपने मेंबर के बेनिफिट के लिए, मेंबर के अच्छे के लिए, भले के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। जो कंपनीज एक्ट है उसके में इसके रजिस्ट्रेशन से लेकर उसके इनकॉर्पोरेशन की, मैनेजमेंट की, वाइंडिंग अप की सारी प्रोविजंस दी गई हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रूल एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, और उसकी फंक्शनिंग को लेकर भी कंपनीज एक्ट के अंदर सारी चीजें प्रोविजन दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी क्या होती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 डिफाइन है स्मॉल कंपनी एज अ स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी।
कोई भी ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी ना हो उसे हम स्मॉल कंपनी कह सकते हैं, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। जो स्मॉल कंपनी होगी उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अगर उसको मेंबर और जो भी उसकी प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग अगर उसे बढ़ाना चाहे तो हम 10 करोड़ रुपीज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्नओवर और ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। जिसका जो टर्नओवर होना चाहिए पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कि कितना हो सकता है बढ़कर 100 करोड़ रुपीज तक जा सकता है। ठीक है, तो उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी का नाम देते हैं। अब एक स्मॉल कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो प्राइवेट कंपनी सबसे पहले ये इसका पहला फीचर है, तो ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी। कोई भी जो प्राइवेट कंपनी होगी वही एक स्मॉल कंपनी बन सकती है और कोई स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। फिर है टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, नॉट चैरिटेबल कंपनीज एंड कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मेंशन्ड एज स्मॉल कंपनी। किसी भी हम होल्डिंग कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी को या चैरिटेबल कंपनी को या फिर कोई ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है उसे हम स्मॉल कंपनी का नाम नहीं दे सकते। फिर है स्टेटस ऑफ द कंपनी, तो द स्टेटस ऑफ कंपनी में चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, दस द बेनिफिट विच आर अवेलेबल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर में स्टैंड विड्रॉन फ्रॉम फॉर नेक्स्ट ईयर एंड बिकम अवेलेबल अगेन इन सब्सिक्वेंट ईयर। क्या बोला है, स्टेटस ऑफ कंपनी। तो अगर कभी किसी कंपनी का स्टेटस चेंज होता है, स्मॉल से पब्लिक या प्राइवेट बनती है, पब्लिक कंपनी बनती है या पब्लिक से स्मॉल कंपनी बनती है, तो जो उनको बेनिफिट है वो सब्सिक्वेंट ईयर में मिलते हैं। फिर इन केस ऑफ अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ बिजनेस, तो व्हेन देयर इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ इन बिजनेस इफ कंपनी क्रॉसेस एनी ऑफ द थ्रेशोल्ड प्रोवाइडेड आइदर पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, देन द कंपनी हैज गिवन द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी एंड ऑल बेनिफिट ग्रांटेड फॉर सच कंपनी। अगर एकदम से किसी कंपनी की ग्रोथ होती है और उसके जो थ्रेशोल्ड बताई बताई गई है या तो पेड अप शेयर कैपिटल की या टर्नओवर की वो क्रॉस हो जाती है, मतलब वो रीच हो जाती है थ्रेशोल्ड, तो उस कंपनी को हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल कंपनी का नाम दे सकते हैं। और फिर उसी दिन उसी टाइम से उसको जो जो बेनिफिट एक स्मॉल कंपनी के होते हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कंपनी को। तो ये स्मॉल कंपनी के साइलेंट फीचर्स थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके एग्जाम के सिलेबस के अंदर दिया गया था सारी चीजें मैंने एक एक चीज कवर करवा दी आपको दो वीडियो के दो पार्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। इसके मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ रिटर्न में डिस्कस करूंगा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, या फिर पहले हम सारे यूनिट कवर कर लेंगे उसके बाद उन सबके क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे आराम से। तो जैसा भी होगा मैं आपको वहीं चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, लेकिन तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।